हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी ब्लॉक्स एजुकेशन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम उसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट 15 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक बात और आप लोग जान लीजिए कि मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ उनको भी आप नोट करते हुए चला करिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि काफ़ी क्वेश्चन उस एक्स्ट्रा फैक्ट से फंस जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप अगर उनको नहीं नोट करेंगे तो आप भूल जाएंगे आगे चल के, फिर आप उसको मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं अनुराग विद्यार्थी, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which conference set up the standard for the heading of author and title records in catalog and bibliographies। यहाँ पे पूछ रहा है, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कैटलॉग और बिब्लियोग्राफीज में ऑथर और टाइटल रिकॉर्ड के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्रोनिम दे रखे हैं। तो फुल फॉर्म बता दूंगा आंसर का। इसका आंसर होगा आईसीसीपी। तो आईसीसीपी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे कैटलॉग और बिब्लियोग्राफीज में ऑथर टाइटल रिकॉर्ड्स के स्टैंडर्ड को सेट किया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one is the international standard format for bibliographic information exchange on magnetic tape। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को मैग्नेटिक टेप के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, काफी बार आपने सुना होगा, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है ISO 2709। तो आप इसके बारे में सुना होगा कि ये क्या होता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे ISO का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द मार्क फॉर्मेट इन 1966। तो यहाँ पे देखिए, आपको ईयर भी पता चल गया। तो अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मार्क कब आया था, तो आपको इसी क्वेश्चन से इसका भी आंसर मिल गया है कि मार्क को कब डेवलप किया गया था। तो मार्क को 1966 में डेवलप किया गया था। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा कि किसने डेवलप किया था। तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए एस्टैब्लिश्ड इन 1800। ठीक है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी है जो 1800 में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेनली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोपाउंडिंग एंड डेवलपिंग ISBD। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ISBD को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखिए, आपके काफी सुने हुए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, इफ्ला, FID, यूनेस्को, ICSU। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इफ्ला। तो यहाँ पे ISBD के बारे में भी जान लेते हैं। ISBD का फुल फॉर्म क्या होता है। ISBD का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये बना था 1971 में बना था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया कि ISBD कब डेवलप हुआ था, तो 1971 में। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं ISBD के, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस में। KVS में काफी बार पूछा गया है कि ISBD M, ISBD S या ISBD G, जितने भी इसके टाइप हैं इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, किसके लिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है ISBD M is for monographs, ISBD S for serials, ISBD G for journal एंड ISBD AB for audio visual materials। तो एक और आपको इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट कि जो ISBD S है, तो इसका आप चेंज करके कर दिया गया है ISBD CR। तो CR का मतलब क्या है, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। जो सीरियल्स की है, जो एक कंटिन्यू रिसोर्सिंग है, जो कंटिन्यू आते रहते हैं, उसके लिए यहाँ पे ISBD CR कर दिया गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कैटलॉगिंग कोड फर्स्ट यूज्ड ISBD। तो यहाँ पूछा गया है कि ISBD के द्वारा कौन सा कैटलॉगिंग कोड सबसे पहले यूज किया गया। सॉरी, यहाँ पे इसकी हिंदी मैंने ट्रांसलेट थोड़ा गलत कर दिया है। इसका होगा विच कैटलॉगिंग कोड फर्स्ट यूज्ड ISBD।
यहाँ पे पूछा गया कि किस कैटलॉगिंग कोड ने सबसे पहले आईएसबीडी को यूज किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा AACR2। तो AACR2 का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। कब आया था ये? 1967 में। देन उसके बाद AACR2 आया है। तो AACR2 कब आया? 1978 में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आईएसबीडी एंड कैटलॉगिंग कोड्स? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे पूछा गया है कि आईएसबीडी और कैटलॉगिंग कोड्स में क्या रिलेशनशिप है या क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कैटलॉगिंग कोड विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, कैटलॉगिंग कोड विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। CCF स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे एक्रोनिम दिया गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए CCF का फुल फॉर्म क्या है। आपने काफी बार सुना होगा CCF का फुल फॉर्म। CCF का फुल फॉर्म है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो इसको याद रखिएगा, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCF। ये कब आया था? ये आया था 1984 में। तो यहाँ पे 1984 में CCF आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ IFIS? यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको पहली बार सुना होगा, कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने पढ़ाई की होगी अच्छे से उनको पता होगा IFIS क्या है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म क्या है इसका। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल फूड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। कहीं कहीं पे सर्विसेज की जगह सिस्टम दिया गया था, मगर सर्विसेज करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर सर्विसेज आ रहा है तभी आप उसको टिक करिएगा, अगर सिस्टम है तो उसको आप टिक मत करिएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम का, और ये कब बना था? इज फाउंडेड इन 1968। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्च्ड इंडोनेट इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोनेट को लॉन्च किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा CMC। जो CMC था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोनेट को लॉन्च किया था। इसके बारे में जान लेते हैं। इंडोनेट इज द इंडिया फर्स्ट डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क विच इज स्टार्टेड इन 1986। यहाँ पे 1986 यानी 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था इंडोनेट को। तो याद रखिएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ऑप्शन सी है CMC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम इंडेक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ। मैम पूछा जा रहा है जो एटम इंडेक्स है वो किसका प्रोडक्ट है। ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा। इसका आंसर है INIS। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। INIS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम विच स्टार्टेड इन 1970। तो 1970 में इसको स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एटम इंडेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। एटम इंडेक्स एक सेमी मंथली एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है जो INIS के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्योर सब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे आपने मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जो यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर? प्योर सब्जेक्ट किससे ऑब्टेन होते हैं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन से प्योर सब्जेक्ट फाउंड होते हैं यानी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन मैंने पूछा था प्योर सब्जेक्ट, यहाँ पे पूछा है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, मतलब कि जो दो सब्जेक्ट मिलके बनते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लूज असेंबलेज। तो लूज असेंबलेज जो एक मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपने लूज असेंबलेज भी पढ़ा होगा। इसके 3 काइंड्स होते हैं, लूज असेंबलेज काइंड 1, लूज असेंबलेज काइंड 2 एंड लूज असेंबलेज काइंड 3। अगर आपने CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन पढ़ा होगा, तो फेज रिलेशन में भी 3 होते हैं, इंटर सब्जेक्ट,
इंटर फैसेट एंड इंटर एरे। तो इंटर, यही तीन है इसके काइंड, तो ये सेम होते हैं दोनों, लूज असेंबलेज और फेज रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। यहाँ पूछा गया है कि किस साल यानी किस वर्ष एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1891 में, यानी 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पब्लिश हुई थी। तो किसने किया था, इसे किया था सीए कटर ने। ये भी नोट कर लीजिएगा, सीए कटर ने 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पब्लिश की थी। So let's move on the next question. Which organization is the corporate author of UDC? यहाँ पूछा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का कॉर्पोरेट ऑथर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कॉर्पोरेट ऑथर क्या होते हैं। यहाँ पे पूछा गया कॉर्पोरेट ऑथर यूडीसी का पूछा गया है। यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, यह है एफआईडी। यहाँ पे एफआईडी इज द राइट आंसर। क्या जानते हैं इसके ऑथर कौन है। यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर एफआईडी था और इसके ऑथर है हेनरी ला फॉन्टेन एंड पॉल आउटलेट। 1905 में यानी 1905 में यूडीसी को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द डिवाइजर ऑफ बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। क्या पूछा गया जो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है उसको किसने बनाया था। तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है एच ई ब्लिस, यानी एच ई ब्लिस के द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को बनाया गया था। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगली सीरीज में मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।